नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा। डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, 3 कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी। दिल्ली और लखनऊ में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर वोट के लालच में रोहिंग्याओं को बंगाल में बसाने का लगाया आरोप। दिल्ली में फर्जी मतदाताओं को लेकर घमासान जारी। भाजपा ने फिर साधा केजरीवाल पर निशाना, कहा सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय सिंह, अनीता सिंह और सुनीता केजरीवाल के कई वोटर लिस्ट में नाम। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में किसानों की स्थिति पर जताई चिंता। सीएम आतिशी को लिखा पत्र। दिल्ली भाजपा ने कहा, आप सरकार किसानों को नहीं दे रही किसान का दर्जा। बांग्लादेश की जेल में बंद चिन्मय कृष्णदास को नहीं मिली राहत। बांग्लादेश की चटगांव कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। 25 नवंबर 2024 को हुई थी गिरफ्तारी। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए शतरंज के विश्व चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी से पदक जीतने वाली मनु भाकर, पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह हैं। प्रवीण ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की हाई जंप T64 स्पर्धा में एशियाई रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, जिनमें से 17 पैरा एथलेटिक्स हैं। पुरस्कार विजेताओं को 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी इमिग्रेशन रैकेट का भांडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने 2 बांग्लादेशी और 2 भारतीयों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बांग्लादेशी पति पत्नी हैं, जिनका नाम बिलाल हुसैन और तान्या खान है। ये दोनों 2022 में भारत आए थे। इनका भाई अनीश शेख इन्हें भारत लाया था। अनीश फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने बताया कि इस केस में अभी तक इनके आधार, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट ही मिले हैं। फिलहाल इनके पास वोटर कार्ड नहीं थे। दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस ने मुहिम चलाई है। इसी दौरान पुलिस ने एक बांग्लादेशी इमिग्रेशन रैकेट का भांडाफोड़ कर 2 बांग्लादेशी समेत 4 को गिरफ्तार किया है। इस बारे में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त संजय कुमार जैन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। इलीगल माइग्रेंट्स जो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन में है दिल्ली पुलिस। हमारे साथ जॉइंट सीवी सदर्न रेंज है। सर, किस तरह का पूरा ये ऑपरेशन चला है? बड़ी कामयाबी आपने ना केवल यहाँ से लेके बांग्लादेश तक जो इनके किंगपिन हैं उन पर भी आपने नकेल कसनी शुरू कर दी है। जी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि साउथ डिस्ट्रिक्ट की AATS ने ये ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट पकड़ा है, जिसमें कि हर पहलू पर जांच की गई है कि किस रूट से आते थे, कौन कौन एजेंट्स इनको लेके आते थे और कैसे ये इंडिया में रह रहे थे, कौन लोग थे जो इनका फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट बनाकर इनको इंडियन पहचान देते थे ताकि इनका यहाँ पर इनको रहने में कोई दिक्कत ना हो। ये पूरे रैकेट के पीछे अनीश शेख, जो खुद बांग्लादेशी है, और उसकी वाइफ सपना, दोनों शामिल थे। इन्होंने 2 व्यक्ति जिन्हें हमने गिरफ्तार किया गया है, बिलाल हुसैन और उसकी वाइफ तान्या खान, इनको भारत में लाने का काम किया था।
ये दोनों व्यक्ति बिलाल और उसकी वाइफ तान्या खां नेत्रकोना डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश के रहने वाले हैं। ये सबसे नज़दीक इनका मेघालय बॉर्डर पड़ता है। मेघालय में बाघमारा जो साउथ गारो हिल स्टेशन का डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, वहाँ से ये पहले भारत में प्रवेश करते हैं डंकी रूट से। वहाँ पर अमीरुल इस्लाम व्यक्ति है जो अनीश के कहने पर इनको ट्रांजिट प्रोवाइड कराता है, ट्रांसपोर्टेशन देता है और उनको वहाँ से बोगाई गांव तक अपनी गाड़ी में लेके आता है। बोगाई गांव में इनको रेल की टिकट देता है और रेल से ये दिल्ली आते हैं, जहाँ पर सपना और अनीश इनको रिसीव करके इनको ठहराने का प्रबंध करते हैं। उन्होंने ही, क्योंकि इंडिया तो आ गए बट इनका पहचान पत्र होना ज़रूरी था, तो उन्होंने फोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर ये फर्दर डॉक्यूमेंट बनवाए, जिसमें 2 व्यक्ति आशीष मेहरा और उसका साथी मनमोहन, उन्होंने उसमें मदद की ताकि फोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर इनका आधार कार्ड और पैन कार्ड बन सके। टोटल कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया है, जो भी फिगर आउट हुआ है अभी तक? 2024 में साउथ डिस्ट्रिक्ट में 12 बांग्लादेशी और 31 अफ्रीकन नेशनल डिपोर्ट किए गए थे। ये 2 व्यक्ति हमने और पकड़े हैं। इनसे हमने जो पूरा सिंडिकेट बस्ट किया है, ताकि डिपोर्टेशन के अलावा भी किस किस रूट से आते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट बनते हैं, उनको भी हम पूरे ही रैकेट को पकड़े ताकि पूरे इस रैकेट पे लगाम लग सके। चुनावी माहौल भी है आने वाले दिनों में, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी चोट लगी होगी जो इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे। अभी तक हमारे जो सर्च किया है, जो डॉक्यूमेंट सीज किए हैं, इनके पास से आधार और पैन कार्ड ही मिले हैं। इनसे कोई भी वोटर आधार कार्ड नहीं मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्शन में और लगातार धरपकड़ की जा रही है और उनको डिपोर्ट भी किया जाए। कैमरा आनंद कश्यप के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। देश में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस को मिली सफलता के बाद अब लखनऊ के मेयर ने लखनऊ कलेक्टर को पत्र लिखकर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त से घुसपैठियों के मुद्दे उठते रहे हैं। प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे पर जांच कराकर सीएससी सेंटर और अधिकारियों की मिली भगत के खिलाफ कार्रवाई की है। ताज़ा मामला लखनऊ का है, जहां इंदिरा नगर मोहल्ले में नगर निगम कर्मियों पर घुसपैठियों ने हमला कर दिया था। लखनऊ महापौर सुषमा खरकवाल ने इस मुद्दे पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और पूरी झोपड़पट्टी को नगर निगम से तोड़ दिया। महापौर ने इस मुद्दे पर राज्यपाल से बात की और जिलाधिकारी को पत्र देकर उनकी नागरिकता की जांच करने की मांग की है। इसको लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन सख्त हो गया है। मैं डीएम साहब को एक लेटर दिया था अक्टूबर 2023 में कि लखनऊ में बांग्लादेशियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है। और अब भी दिया है, लिखा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हो गए हैं। दिन में कूड़ा लेते हैं कॉलोनी से, शाम को चोरियां भी करते हैं। कई बार इन पकड़ में आ चुके हैं ये, और जिससे शहर को बड़ी समस्या है। इस विषय में मैंने पत्र लिखा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी वोट के लालच में घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को बंगाल में बसा रही हैं। आज बांग्लादेशी घुसपैठ बंगाल एक नर्सरी बन गया है। जो भी पकड़ा रहा है बंगाल के बाहर बांग्लादेशी, उसका एड्रेस, ज़्यादातर का एड्रेस बंगाल का है। और ये ममता दीदी वोट की लालच में ये काम कर रही हैं। और बंगाल में एंट्री गेटवे ऑफ बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या का बन गया है और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने किसानों के हित वाली केंद्र की योजनाओं को दिल्ली सरकार के द्वारा लागू न करने के लिए चिंता जताई है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में केंद्र की कृषि योजनाएं लागू नहीं होने से किसान भाई बहन नर्सरी और टिश्यू कल्चर की स्थापना, रोपण सामग्री की आपूर्ति, फसल उपरांत प्रबंधन के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, एक बाग
पाली हाउस और कोल्ड चेन की सब्सिडी सहित अनेक योजनाओं के लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कृषि विकास योजना को लागू नहीं होने से कृषि मशीनीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, फसल अवशेष प्रबंधन, परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि वानिकी और फसल डाइवर्सिफिकेशन के लिए सब्सिडी जैसी योजनाओं का लाभ दिल्ली के किसान नहीं ले पा रहे हैं। बीज ग्राम कार्यक्रम के दिल्ली में क्रियान्वयन नहीं होने से बीजों के वितरण, बीज परीक्षण, प्रयोगशालाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों की सहायता, बीजों की पारंपरिक किस्म के लिए सहायता और बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी जैसे लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। दिल्ली में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर सहित किसान उपकरण का पंजीकरण कमर्शियल व्हीकल श्रेणी में किया जा रहा है, जिससे किसानों को अधिक दाम देना पड़ रहा है। आपकी सरकार फ्री बिजली की बात करती है, लेकिन दिल्ली में किसानों के लिए बिजली की उच्च दरें निर्धारित कर रखी हैं। यमुना से लगे गांव में सिंचाई उपकरणों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिससे किसानों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। कृषि मंत्री ने पत्र में लिखा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसान कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। किसान कल्याण सभी सरकारों का कर्तव्य है। दलगत राजनीति से उठकर आपकी सरकार को किसानों के हित में निर्णय लेने चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार को केंद्र की योजनाओं को लागू कर दिल्ली के किसानों को राहत प्रदान करनी चाहिए। फसल बीमा योजना के नुकसान के आकलन में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो नुकसान होगा उसका आकलन किया जाएगा और उस आकलन के आधार पर किसानों का क्लेम बनेगा और डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में राशि डाल दी जाएगी, नंबर 1। लेकिन बागवानी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना बिना क्रॉप कटिंग के एक आकलन लग जाएगा कि अगर इतना तापमान बढ़ गया तो इतना नुकसान हुआ, तो उतना क्लेम बनेगा और किसान के खाते में डाल दिया जाएगा और ये पूरा टेक्नोलॉजी आधारित होगा। वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय सेंटर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पुस्तक का विमोचन कर अब इस समय वो संबोधन कर रहे हैं। पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, ऐसे मेरे मित्र और जिन्होंने सफलतापूर्वक नई शिक्षा नीति को केजी से पीजी और उच्च शिक्षा तक सफलतापूर्वक लागू किया है, ऐसे हमारे देश के शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी आज जिनके एक लंबे समय के परिश्रम और खंत के बाद ये पुस्तक हम सबको उपलब्ध हुई है, ऐसे प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी, अध्यक्ष भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, श्री मिलिंद मराठे जी, श्री संजय कुमार जी, युवराज मलिक जी, सुनील कुमार जी, और आज इस छोटे से परंतु बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सारस्वतों का मैं मन से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी हरे कृष्ण मेहताब जी की आज पुण्यतिथि है। मेहताब जी ने न केवल आजादी के आंदोलन में हिस्सा दिया, इस देश की भाषाओं को और इस देश की संस्कृति को प्रस्थापित करना, इसका संरक्षण करना, इसका संवर्धन करना, इसके लिए बहुत विशेष काम किया है। आज मैं असम के उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री
श्री हरे कृष्ण मेहताब जी को हृदयपूर्वक याद कर कर उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज हम सब ICHR और NBT द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ये पुस्तक के लोकार्पण के लिए एकत्रित आए हैं। कश्मीर के लिए, पुस्तक के लिए मैं बाद में कुछ जरूर कहूंगा, परंतु सबसे पहले मैं मनपूर्वक ICHR और NBT को हृदयपूर्वक साधुवाद देना कर चाहता हूं कि इन्होंने बहुत लंबे समय से एक मिथक देश में चल रहा था, वो मिथक को तथ्यों और प्रमाणों के साथ तोड़कर सत्य को ऐतिहासिक दृष्टि से प्रस्थापित करने का काम ये पुस्तक के माध्यम से किया है। मैंने यहां आने से पहले पूरी प्रदर्शनी को बारीकी से देखा है। मेरी व्यक्तिगत रुचि के कारण ढेर सारी चीजें पहले से मैं जानता था, मगर कई चीजें ऐसी है जिनकी रुचि है उनको भी अचंभित कर जाए, इस प्रकार की ऐतिहासिक तथ्यों को एक स्थान पर, एक पुस्तक में, एक प्रदर्शनी में एकत्रित कर कर इसके प्रमाणों के साथ देश और दुनिया के सामने रखना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हृदयपूर्वक ये दोनों संस्थाओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। हम सब इस सभागार में उपस्थित हैं तब देश के हर कोने का इतिहास हजारों साल पुराना है। हर कोने से दुनिया भर की सभ्यता को कुछ न कुछ देने के लिए कई गतिविधियां हुई है, मगर हमारे गुलामी के कालखंड में हमारा प्रजाकीय आत्मविश्वास तोड़ने के क्रम में इसको विस्मृत कराने के ढेर सारे प्रयास हुए। जैसे एक मिथक चलाया गया कि देश कभी एक था ही नहीं। ये देश की आजादी की कल्पना ही बेईमानी है, क्योंकि कभी ये देश ही नहीं था और ढेर सारे लोगों ने इस असत्य को स्वीकारा। जब इसके मूल में जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि अंग्रेजों के समय में लिखे गए इतिहास में शायद इनकी कोई खराब इरादा नहीं होगा, परंतु इनके अल्प ज्ञान के कारण उनकी देश की व्याख्या ही गलत थी। एक प्रकार से देखें तो दुनिया भर के देशों का अस्तित्व जियो पॉलिटिकल अस्तित्व है, बाउंड्रीज से बने हुए देश हैं। या तो किसी युद्ध से जन्मे हैं या तो किसी समझौते से जन्मे हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र देश भारत ऐसा देश है जो जियो कल्चर देश है, जिसकी बाउंड्री संस्कृति से निर्माण होती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गांधार से लेकर उड़ीसा तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक, पूरे देश में कहीं पर भी आप घूम लीजिए, हम संस्कृति से जुड़े हुए देश हैं। इस देश की व्याख्या वो नहीं कर सकते जिनके मन में देश की कल्पना जियो पॉलिटिकल है, भू राजनीतिक है। इस देश को वही समझ सकते हैं जिनके मन में भू सांस्कृतिक देश की कल्पना सिद्ध हुई है या तो उसकी जानकारी है। भारत को समझने का प्रयास तभी सच्चा हो सकता है जब हमने जियो कल्चर कंट्रीज की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। संस्कृति भी देश बनाती है। जीवन जीने की पद्धतियां, मान्यता, साहित्य, भाषा, ईश्वर की बारे में कल्पना, मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना, ये सब में हजारों साल के मंथन के बाद जब साम्यता खड़ी होती है
तब जाकर एक जियो कल्चर देश बनता है और पूरी दुनिया में एक ही देश है जो जियो कल्चर देश है। और मैं मानता हूं जब तक हमारे इतिहासकार और इतिहास के अनुसंधान करने वाली परिषद एक थियोरी को ऐतिहासिक तथ्य के साथ दुनिया के सामने नहीं रखेगी, न केवल भारत, पूरी दुनिया भारत को नहीं समझ पाएगी। भारत को समझना है तो भारतीय दृष्टिकोण से और हमारे देश को जोड़ने वाले तत्वों को समझना पड़ेगा। यही हुआ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इतिहास के साथ। यहां किसने शासन किया, कौन रहा, किसने क्या अनुबंध किया, किसने क्या एग्रीमेंट किया, इसके आधार पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर कश्मीर कहां था, लद्दाख कहां था, इसकी मीमांसा करना मेरे हिसाब से बेईमानी है और वो इतिहास को वक्र दृष्टि से देखने वाले इतिहासकार ही कर सकते हैं। स्मृति भ्रंश से दोषित इतिहासकार ही करते हैं जिनकी स्मृति में हमारा गौरवशाली इतिहास है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकते। आज इस पुस्तक से ये बात सिद्ध हो गई है कि भारत के कोने कोने में जो संस्कृति, भाषा, हमारी लिपियां, आध्यात्म के विचार, तीर्थ स्थलों की कला, व्यापार और वाणिज्य बिखरा पड़ा है, वो कम से कम 10,000 साल से कश्मीर में उपस्थित था और वहीं से देश के बहुत सारे हिस्से में आया। जब ये बात सिद्ध होती है तो अपने आप कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव का प्रश्न ही बेमानी हो जाता है। लगभग 8,000 साल के पुराने ग्रंथों में से तंवर साहब ने ढूंढ कर कश्मीर का जिक्र निकालकर यहां प्रस्तापित किया है। और जब एक ग्रंथ कश्मीर और झेलम की बात करते हैं तब कोई नहीं कह सकता कि कश्मीर किसका है। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए रहने वाला है। इसको कोई कानून की धाराओं से अलग नहीं कर सकता और अलग करने का प्रयास किया भी था। अंततोगत्वा समय ने वो धारा को ही हटा दिया और सारी बाधाओं को दूर कर दिया। मित्रों, आज इस पुस्तक और इस प्रदर्शनी में कश्मीर, लद्दाख और शैव और बौद्ध धर्म का संबंध बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तापित कर दिया है। लिपि, ज्ञान प्रणाली, आध्यात्म और संस्कृति और भाषाएं, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से प्रमाणित किया है। मंदिरों के खंडहर में पड़ी हमारी कला, प्रतिभाओं का चित्रांकन, इसने प्रस्तापित कर दिया है कि कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। एक प्रकार से बौद्ध धर्म की पूरी यात्रा नेपाल से काशी होकर मगध तक, बिहार तक, और मगध से कश्मीर होकर गांधार तक, अफगानिस्तान तक की पूरी यात्रा इस पुस्तक की अंदर जिन चीजों का रेफरेंस है उसको देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि पूरी यात्रा का हमारा कश्मीर अविभाज्य अंग है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, मगध से गांधार तक, मैंने पहले कहा, ऐसे बौद्ध धर्म की यात्रा। बौद्ध धर्म के अंदर भगवान बुद्ध के बाद परिष्कृत किए गए सिद्धांतों का जन्मस्थान भी कश्मीरी था। चौथी जो परिषद हुई और ये चौथी परिषद में जो सिद्धांत प्रस्तापित किए गए, जो आज के विद्यमान बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, वो भी उसकी जनक भूमि कश्मीरी थी। द्रास, लद्दाख की मूर्तिकला, स्तूपों की चर्चा और चित्र, विभिन्न मंदिरों के आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए मंदिरों के खंडहरों के चित्र और संस्कृत का जम्मू कश्मीर में उपयोग का रात तरंगिणी में वर्णन, महाराणा
महाराजा रणजीत सिंह का पराक्रम, डोगरा वंश का समावेशी शासन और सन 47 के बाद हुई गलतियां और वो गलतियों के सुधार तक का पूरा कश्मीर का 8000 साल का इतिहास इतने छोटे से पुस्तक में एक पात्र के अंदर पूरी गंगा जैसे कोई समाहित कर दे, इस प्रकार से समाहित करने का एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ हुआ है। मित्रों, इतिहास बहुत व्यापक भी होता है और बहुत कटु भी होता है। कई सारे ऐतिहासिक संदर्भ ग्रंथों का भी और ऐतिहासिक पुस्तकों का भी मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है, मगर मुझे लगता है कि एक कालखंड आया 150 साल का, जिनके इतिहास का मतलब था दिल्ली दरीबे से बिल्ली मारन तक और लुटियन से दिल्ली के जिमखाना तक, यही इतिहास सिमट कर रह गया था। इतिहास यहां बैठकर नहीं लिखा जाता, लोगों के बीच में जाकर इसको समझना पड़ता है, उनकी बोलियों को, इनकी भाषाओं को, इनकी संस्कृति को, इनकी जीवन पद्धति को, जीवन में किस सिद्धांत के प्रति विश्वास है, इसको समझना पड़ता है। तब ऐतिहासिक सत्य समुद्र मंथन की तरह बाहर आता है। शासकों को खुश करने के लिए लिखे गए इतिहास से निजात पाने का समय अब आ गया है और भारत के इतिहासकारों को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, आत्मविश्वास के साथ, तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ हजारों साल पुरानी अपनी संस्कृति के इतिहास को हम हमारे दृष्टिकोण से लिखें और दुनिया के सामने गौरव के साथ प्रस्थापित करें। हम हर इस प्रकार के कार्यक्रम में, हर चर्चाओं में, हर विद्वानों की मंडली में बैठकर चर्चा होती है, उसमें इतिहासकारों को कोसने का काम न करें। उनको जो करना था वो कर दिया, हमें अब कौन रोक सकता है? देश स्वतंत्र भी हुआ है और देश में ऐसा शासन है जो देश के विचारों से चल रहा है। अब हमारा काम है, हमारे दृष्टिकोण से हम इतिहास को प्रमाणों के साथ, हमारे दृष्टिकोण के इतिहास को तथ्यों के साथ संकलित करें और रखें। अपने आप जो झूठी बात है और सच्ची बात है उसको देश की जनता और दुनिया के इतिहासकार क्षीण नीर कर देंगे, वो बदल जाएगा। वो बदलने का पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। आज इस पुस्तक का ही उदाहरण मैं देकर कहता हूं, सभ्यता की रचना और उसका संरक्षण संवर्धन के कश्मीर केंद्र था, लद्दाख केंद्र था, उसका अनेक उदाहरण इस पुस्तक के अंदर हमें मिल जाते हैं। यहीं के महान चरक ने आयुर्वेद को एक प्रकार से परिभाषित किया। जो चरक को पढ़ेंगे उनको मालूम होगा कि -45 डिग्री में पलने वाली, बढ़ने वाली, अस्तित्व संभालने वाली कई औषधियों को अलभ्य औषध कर कर उन्होंने वर्णन किया है। सुश्रुत का चिकित्सा विज्ञान की नींव में भी बहुत सारे रेफरेंस पड़े हैं। पाणिनि का व्याकरण, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र और आदि शंकराचार्य का चातुर्मास, ये सारा एकत्रित करते हैं तो अपने आप कश्मीर का इतिहास प्रस्थापित हो जाता है। अभिनव गुप्त, जिन्होंने अभिनव भारती की रचना की, पंडित कल्हन, जिन्होंने कश्मीर को एक लंबे समय के दृष्टिकोण से, अलग दृष्टिकोण से रखने का काम दुनिया के सामने किया। और व्यापार की भी बात कर ले तो सिल्क रूट से लेकर सेंट्रल एशिया तक और शंकराचार्य मंदिर से लेकर हेमिस मठ तक व्यापार और अध्यात्म, ये दोनों चीजों के मजबूत नींव कश्मीर की संस्कृति में और कश्मीर की भूमि पर पड़ी थी, ये हमें मालूम पड़ेगा। कश्मीर हमेशा से अनेक मतों को संभालने वाला एक उदार चरित्र प्रदेश रहा, चाहे शैव मत हो, चाहे बौद्ध मत हो, चाहे सूफी मत हो, ये सबको
अपने अपने क्षेत्र में विकास करने का अवसर कश्मीर की भूमि पर ही पड़ा। चाहे विदुषी लल्लेश्वरी हो, वसुगुप्त हो, कल्लट हो या अभिनव गुप्त, ये सब ने अपने विचारों को और उनके जीवन को देखने के दर्शन को बहुत अच्छे तरीके से कश्मीर की भूमि पर ही उकेरने का काम किया। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा, परंतु जैसे मैंने आगे उल्लेख किया, बौद्ध धर्म की चतुर्थ काउंसिल सम्राट कनिष्क के समय में कश्मीर में ही संपन्न की गई और वहां पर अनेक प्रकार के नवाचारों को स्थान दिया गया और भाषाओं की विविधता जो भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो भी कश्मीर में इसकी अनुभूति होती है। और मैं आज निश्चित रूप से इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि 2 यूटी बनाकर दोनों यूटी की राज्य की अधिकृत भाषाओं में कश्मीरी, डोगरी, बाल्टी, लद्दाखी और जंस्कारी, ये सारी भाषाओं को समावेश करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर भाषाओं को एक नया आयु देने का काम किया। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इसको भी नकारा नहीं, परंतु इसके साथ इतनी अल्प संख्या में बोली जाने वाली सभी भाषाएं, कश्मीरी, डोगरी, बाल्टी, लद्दाखी, जंस्कारी, ये सभी को शासन की स्वीकृति देकर, शासन की भाषा बनाकर, शासन की भाषा का पत्राचार का विकल्प बनाकर एक लंबा आयुष्य देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जब कश्मीर के 2 LG के 2 यूटी के निर्माण के बाद भाषाओं की चर्चा होती थी, प्रधानमंत्री जी का आग्रह था कि कश्मीर की छोटी आबादी में बोले जाने वाली मूल कश्मीरी भाषा को हमें स्थान देना है और उसको जीवित रखना है। मित्रों, ये बहुत बड़ा एक देश का प्रधानमंत्री देश की संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए कितना संवेदनशील हो सकता है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मित्रों, हमेशा कट्टरपंथियों का, लूट खसोट करने वालों का और राज्य का विस्तार की एक प्रकार की घृणित विचार को लेकर आक्रांताओं का कश्मीर हमेशा से शिकार रहा, मगर फिर भी समय समय पर बहादुरी के साथ ललितादित्य हो, कोटा रानी हो, वीर बाहू हो, सबने मक्कमता से इसका सामना भी किया और इस सब के बावजूद भी कश्मीर की अपनी पहचान को समाहित करने का, संरक्षित करने का बहुत अच्छा प्रयास किया। धर्मेंद्र जी ने धारा 370 का जिक्र किया है। धारा 370 और 35 से ये हमारे देश को एक प्रकार से हमारे देश के साथ कश्मीर को एक रूप होने से रोकने वाले व्यवधान थे। उस वक्त भी डॉक्टर तंवर ने कहा, उस वक्त भी जनता ना चाहती थी, ना लोग चाहते थे। संविधान सभा में भी बहुमत नहीं चाहता था कि धारा 370 संविधान का हिस्सा बने। खैर, मगर बन गया। मगर कुछ दृष्टिवान लोग भी थे जिन्होंने जब हिस्सा बना तब टेम्पररी प्रोविजन लिखना जरूरी समझा। और मित्रों, जो चीज कृत्रिम होती है, प्राकृतिक नहीं होती है, नेचुरल नहीं होती है, वो उसका आयुष्य लंबा नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर एक कलंकित अध्याय हमारी आजादी का समाप्त करने, आजादी के बाद के इतिहास का समाप्त करने का काम किया। और वहीं से कश्मीर का भारत के साथ, बाकी भारत के हिस्सों के साथ ही विकास का अध्याय शुरू होता है।
कई बार मुझे कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि धारा 370 और आतंकवाद का क्या रिश्ता है। उनको मालूम नहीं है, धारा 370 ने ही घाटी के युवाओं के मन में अलगाववाद का बीज बोने का प्रयास किया। मुस्लिम आबादी देश के कई हिस्सों में है, किसी भी स्थान पर क्यों आतंकवाद नहीं आया। फिर एक दलील देते हैं पाकिस्तान से सटा हुआ है। गुजरात भी पाकिस्तान से सटा हुआ है, राजस्थान भी पाकिस्तान से सटा हुआ है, क्यों वहां आतंकवाद नहीं आया। धारा 370 ने भारत और कश्मीर का जुड़ाव टेम्पररी है ऐसा एक भ्रांति फैलाने का काम किया, जिसने अलगाववाद के बीज बोए जो आने वाले दिनों में आतंकवाद में परिवर्तित हुए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद के बलि चढ़ गए। कश्मीर का विकास दशकों तक पीछे चला गया और कश्मीर के अंदर सालों तक आतंकवाद का नंगा तांडव होता रहा और देश मूक दर्शक बनकर देखता रहा। मित्रों, धारा 370 समाप्त होने के बाद आतंकवादी घटनाओं में 70% से ज्यादा कमी हुई है। वो ये सिद्ध करता है कि धारा 370 आतंकवाद की पोषक है। 2018 में 2100 घटनाएं पथराव की हुई थी। 2024 में एक भी घटना पथराव की नहीं हुई है। 2024 समाप्त हो चुका है। 25,000 से ज्यादा पंच, सरपंच, तहसील पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य चुनाव जीत कर आए हैं। अपना अपना गांव, अपनी अपनी तहसील, अपना अपना जिला चला रहे हैं। वहां पंचायती राज लोकतंत्र पाताल तक गहरा चला गया। लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए। 33 साल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतदान अगर कभी हुआ तो अभी हुआ है। अब इंडस्ट्री भी जा रही है। 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट जा रहे हैं। एक साल में 2024 में 324 सीरियल या फिल्मों का फिल्मांकन कश्मीर में हुआ है। जो एक जमाने में 60 के दशक में हुआ करता था, वो आज शुरू हो चुका है। 33 साल के बाद घाटी में थिएटर में नाइट शो चला है। 34 साल के बाद ताजिया का जुलूस हुआ है और लाल चौक पर जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी की यात्रा भी देखने को मिलती है। ये सारा 19 से 24 की यात्रा जो पोस्ट आर्टिकल 370 5 साल है, उसमें देखने को मिला है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे आर्च ब्रिज कहीं पर है तो आज कश्मीर में है। सबसे लंबा दुनिया का टनल, एशिया का सबसे बड़ा लंबा टनल कहीं पर है तो कश्मीर में है। भारत के पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहीं पर बना है तो कश्मीर में बना है। IIT, IIM, 2 एम्स, 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज, 2 राज्य के कैंसर संस्थान, 8 महाविद्यालय बन चुके हैं और 24 बन रहे हैं। 59 कॉलेजों को मान्यता दी गई है और हाईवे टनल का निर्माण हो रहा है। मित्रों, ये सारा एक 10 साल में हुआ है। कांग्रेस के मित्रों को हम पर आरोप लगाने का बहुत खुली छूट है। आप कुछ भी कह सकते हो, राजनीति में आरोप लगा सकते हो, मगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, इसके 10% भी आपके 70 साल में क्यों नहीं हुआ? इसका हिसाब आपको देश और कश्मीर की जनता को देना चाहिए। जितने इसके 10% भी नहीं हुआ। 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने न केवल घोषणा की, इसको जमीन पर उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और 4G और 5G नेटवर्क को भी अनेक गांवों तक पहुंचा दिया। ऑलमोस्ट 87% कवरेज आज हो चुका है। मित्रों, और मैं आज कहना चाहता हूं कि हमने न केवल आतंकवाद पर कंट्रोल पाया है, इसको रोकने में सफलता प्राप्त की है, हमने आतंकवाद की इकोसिस्टम को भी घाटी में से पूर्णतया समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और ये सब
इस भूमि के लिए हुआ है जो भूमिका देश और दुनिया की सभ्यताओं में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश की भाषाओं को, हमारे देश के व्याकरण को, हमारे देश के कई प्रकार की विधाओं को कश्मीर के विद्वानों ने समृद्ध किया है। और कुछ चीजें तो ऐसी है, संस्कृत का व्याकरण हो या नाट्य शास्त्र, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा कश्मीर के विद्वानों का रहा है। और मित्रों, आज मुझे आनंद है कि कश्मीर एक प्रकार से फिर से एक बार हमारे भू सांस्कृतिक राष्ट्र भारत का अभिन्न अंग बनकर भारत के साथ ही विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। वहां पर भी लोकतंत्र प्रस्थापित हुआ है और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे। पूरा विश्वास है। न केवल भौतिक विकास, कश्मीर की सांस्कृतिक ऊंचाइयों को भी हम बहुत जल्द प्राप्त करेंगे। आधुनिकता को तो स्वीकारेंगे ही, मगर हमारा चीर पुरातन जो गौरव है उसको भी प्राप्त करेंगे। इतिहास के वो अमर पन्नों को फिर से एक बार सृजित कर कर जमीन पर उतारने का काम भी कश्मीर की जनता करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिन्होंने सबसे पहले एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं होंगे कर कर अपना बलिदान दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक वाक्य है, जम्मू और कश्मीर केवल भारत का अंग नहीं है, ये भारत की आत्मा का अभिन्न हिस्सा है। और इस पुस्तक ने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, इसको कोई अब नकार नहीं सकता। मैं फिर से एक बार पुस्तक के लिए काम करने वाली पूरी टीम का और विशेषकर रघुवेंद्र तंवर जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत मेहनत के साथ 8000 साल के इतिहास को खंगाल कर 100-150 पेज के अंदर समाहित करने का काम किया है। ये बड़ा भगीरथ काम था, सफलता से आपने किया है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। वंदे मातरम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय सेंटर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर आधारित एक विशेष पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें उनका कहना है कि ये पुस्तक पाठकों को 8000 साल के इतिहास से परिचित कराएगी। तो इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।